बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल में। हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। आज हमारी हिंदी विषय की ये तीसरी क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली दो क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिए, जिसमें हमने देखा था हिंदी भाषा का व्याकरण। हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा का व्याकरण। हिंदी भाषा का व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली क्लासों में हमने आपको बताया था कि हिंदी भाषा पे चर्चा की थी, हिंदी पे शब्द पे चर्चा की कि हिंदी शब्द क्या है। तो हिंदी फारसी, ईरानी और पारसी भाषा का शब्द है। भाषा क्या है? भाष धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ विचार प्रकट। व्याकरण क्या है? विधन आधन करण से बना है, जिसका मतलब भली भांति समझना। और हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी का मानक समय क्या है? तो वो सारी चीज़ें चर्चाएं हमने की हैं। उसके बाद स्वर को लेकर चर्चा की थी कि वे ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र होती हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और आज हमारी जो क्लास है वो व्यंजन को लेकर है, क्योंकि व्याकरण के मुख्यतः जो अंग हम पढ़ रहे थे उन अंग में 3 अंग हैं व्याकरण के। तो प्रथम अंग की बात करें तो वो वर्ण है, और दूसरे अंग की बात करें तो शब्द है, और तृतीय जो अंग है वो वाक्य है। तो हम वर्ण विचार को लेकर पिछली क्लास में हमने शुरुआत की थी। और वर्ण विचार में वर्ण जो है, वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में आपने जाना था कि स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। और व्यंजन जो है, अगर ये स्वतंत्र हैं तो ये कैसी होंगी? स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र नहीं। और स्वतंत्र नहीं है यानी किस दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है? तो उच्चारण स्वतंत्र नहीं है इनका। क्या? उच्चारण स्वतंत्र नहीं है। अब उच्चारण स्वतंत्र नहीं है तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि तो फिर कैसा उच्चारण है? यानी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आपने बचपन में 12 खड़ी पढ़ी होंगी जिनमें मात्राएं लगकर आती हैं, ठीक है। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब इस स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आज हम इन्हीं व्यंजन का जो है वर्गीकरण देखेंगे कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो हमें जानना है कि देखो, स्वरों की संख्या में हमने देखा था कि स्वरों की संख्या 11 होती है। तो व्यंजनों की संख्या की बात करें तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो कौन कौन से व्यंजन होते हैं तो उनकी बात करें तो व्यंजन को बांटा गया है कुछ वर्गों में, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो का, खा, गा, घा, हिंगा, और चा, छा, जा, झा, गा। ऐसे ही टा, ठा, डा, ढा, गा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे वर्गीय व्यंजन हो गए। ये सारे कैसे होंगे? हलंत होंगे, यानी ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इन सबको आप क्या, ये सारे जो वर्ण हैं अपने हलंत होंगे यानी आधे हैं। तो ये जो हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जब इनमें स्वर की मात्रा शामिल हो जाती है। और फिर बात कर लेते हैं, ये जो हैं ये कहलाते हैं आपके वर्गीय व्यंजन। कैसे? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। फिर अंतःस्थ की बात करें, अंतःस्थ, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन सा, सा, शा, हा। इनकी संख्या 25, ये संख्या 4, ये संख्या 4। तो ये व्यंजनों की संख्या हो गई 33। ये हमें व्यंजनों को जानना है, अच्छे से समझना है। वर्गीय व्यंजन है, और ये वर्गीय व्यंजनों का एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन।
स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जो संख्या है ये आपको याद रखना है। यहीं हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो वर्गीय व्यंजन है उनमें जो पहले अक्षर हैं ये वर्ग के प्रथम वर्ण कहलाएंगे, ये वर्ग के द्वितीय वर्ण कहलाएंगे, ये वर्ग के तृतीय वर्ण कहलाएंगे, ये वर्ग के चतुर्थ वर्ण कहलाएंगे और ये वर्ग के पंचम वर्ण कहलाएंगे। तो ये वर्ग समझ में आ गया होगा। यहीं जो है थोड़ा बता देते हैं आपको कि प्रथम वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, द्वितीय वर्ण महाप्राण, यानी इसका क्रम है अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। यानी अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2 और तो ये जो है प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण कहलाते हैं। इन सबको वर्गीय वर्ण, अंतःस्थ वर्ण या अलावा ये 4 जो हैं अंतःस्थ वर्ण हैं और ये ऊष्म व्यंजन हैं। तो इनकी संख्या कुल मिला के 33 है। ये आपको याद रखना है और इनका जो है किस वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है, द्वितीय वर्ण कौन सा है, तृतीय वर्ण कौन सा है, चतुर्थ कौन सा है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब व्यंजनों का जो है ये जो वर्गीकरण आपका अगर बात करें तो ये वर्गीकरण कहलाता है व्यंजनों को साधारण वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण है? साधारण वर्गीकरण। स्वर को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। साधारण वर्गीकरण है यानी आप इसको पहला वर्गीकरण कह सकते हैं कि साधारण वर्गीकरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले वर्गीकरण पे चलते हैं जो है घोष या कंपन्य के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो हम घोष या कंपन्य के आधार पर। अभी घोष या कंपन्य क्या होता है वो समझते हैं। घोष या कंपन्य के आधार पर। अब ये जो घोष या कंपन्य के आधार पर वर्गीकरण होता है 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो अघोष वर्ण। कैसे वर्ण? अघोष व्यंजन की बात करेंगे। दूसरे हैं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की बात करें तो अघोष व्यंजन में किन्हें किन्हें शामिल किया जाता है? तो वर्ग के, जो अभी हमने देखा था, वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण जो है वो अघोष में आते हैं, प्रथम और द्वितीय। यहाँ फिर कौन से बचे? यानी वर्ग की बात करें तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ये आपको यही याद हो जाएंगे सारे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए उनको कैसे हम याद करेंगे अभी समझाते हैं। और इसमें रहेगा सा, शा, सा, ये रहेगा यहाँ या, रा, ला, वा और हा, ये हमारे रहे वर्गों के व्यंजन। ये सघोष और अघोष। अब यहाँ कौन कौन से वर्ण हैं? यानी प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण। अब फिर से समझ लें इसमें, देखो वर्गों का प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा प्रथम वर्ण है। द्वितीय खा, छा, ठा, था, फा। तृतीय गा, जा, डा, दा, वा। तो इनको आपको याद रखना है कि प्रथम वर्ण कौन सा है, द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा, चतुर्थ। अब देखो याद कैसे रखेंगे इसको, अघोष और सघोष को अगर हम बात करें तो याद कैसे रखेंगे। वर्णमाला का देखो ये अघोष यानी प्रथम वर्ण आ होता है। ट्रिक के रूप में आप इसको याद रखें, प्रथम वर्णमाला जो आ होता है तो जहाँ आ है वहाँ वन आ गया, ठीक है। अब वन आ गया, यहाँ से आपको गिनती याद रखनी है, 1 2 3 4 5। 1 2 को यहाँ रखेंगे अघोष में, आ को 1 से डिनोट करके, आ को 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ रखेंगे। यहाँ याद रखने का तरीका है, समझ लेते हैं इसको, कि जहाँ दो हैं वहाँ शांति है, जहाँ 2 हैं वहाँ
शांति है। यानी जहाँ 2 नंबर है वहाँ तो सा रहेंगे तीनों। जहाँ 2 नंबर हैं वहाँ क्या रहेंगे? जहाँ 2 हैं वहाँ सा, शा और सा रहेंगे। जहाँ 2 हैं वहाँ शांति है। और जहाँ 4 हैं, जहाँ 4 हैं, अब बताओ 4 लोग होंगे तो क्या होंगे? आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, तो वहाँ क्या होगा? हलचल हो जाएगी। वहाँ हलचल, हलचल मतलब हा। जहाँ 4 है वहाँ तो रहेगा तुम्हारा हा नंबर, तो ये रहा। और जहाँ 5 है, जहाँ 5 है वहाँ यलगार है। वहाँ क्या है? यलगार है। यानी या रा ला की बात होगी। या रा ला वा। ये नियम देखो, ये अघोष या सघोष में ही काम नहीं करेगा। अगला जो डिवीजन है हम उसको भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये आपका काम करेगा। तो इसको याद रखें, बहुत सरल है, याद भी हो गया होगा। जहाँ 2 हैं वहाँ शांति है, जहाँ 4 लोग हैं वहाँ हलचल रहेगी, जहाँ 5 है वहाँ यलगार यानी यारा ला वा रहेंगे। ये आपको याद रखना है। अब अगला डिवीजन देखते हैं, तो यही नियम अगले डिवीजन पर भी लागू होगा। नेक्स्ट डिवीजन है प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। अब प्राणवायु के आधार पर अगर हम बात करें तो प्राणवायु के आधार पर भी 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको समझने हैं। कि पहला जो है वो है अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ भी आप याद रखें, पहला आ जो है तो वहाँ पहला नंबर आ गया, आ पहला नंबर आ गया। और अल्प में कितने अक्षर होते हैं? अल्प में 3 अक्षर होते हैं, यानी तृतीय वर्ण भी यहाँ रहेंगे। और अल्प प्राण में टोटल कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं, यानी 1 3 5 वर्ण यहाँ आएंगे, 2 और 4 वर्ण यहाँ आएंगे। तो ये आपको याद हो गया होगा, अल्प प्राण और महाप्राण। यानी अगर हम वर्ग की बात करें लाइन से, तो प्रथम वर्ण अल्प प्राण, द्वितीय महाप्राण, तृतीय अल्प प्राण, चतुर्थ महाप्राण, पंचम अल्प प्राण। आप इस ढंग से भी इसको याद रख सकते हैं। लेकिन आ 1 नंबर, अल्प में 3 अक्षर हैं, अल्प प्राण में टोटल 5 अक्षर हैं, तो 1 3 5 2 और 4। अब इस नियम को यहाँ लागू करें। जहाँ 2 हैं वहाँ शांति है, तो जहाँ 2 हैं वहाँ शांति, यानी सा 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 तीनों हो गए यहाँ। फिर जहाँ 4 है वहाँ हलचल है, तो 4 भी यही है, तो हा भी यहीं आ जाएगा। फिर जहाँ 5 है वहाँ यलगार है, तो 5 जो है इसमें है, तो या रा ला वा यहाँ आ जाएंगे। ये याद हो गया आपको, या रा ला वा यहाँ आ जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ और समझ लें, यहाँ स्वरों के डिवीज़न में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सभी स्वर जो हैं कैसे होते हैं? अल्प प्राण और सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। तो इनके साथ अगर हम बात करें तो सभी स्वर भी शामिल हो जाएंगे, यानी सभी स्वर आ जाएंगे। ये स्वर में हम पढ़ चुके हैं सभी स्वर, और यहाँ सघोष में भी क्या आ जाएंगे? सभी स्वर आ जाएंगे। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लें, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। जहाँ आ प्रथम वर्ण है तो पहला दूसरा 3 4 5 लान से गिनती रखेंगे। और अल्प प्राण महाप्राण में अल्प में पहला आ अक्षर पहला है, तो यहाँ भी अल्प में 3 अक्षर हैं। अल्प प्राण में टोटल 5 अक्षर हैं। महाप्राण तो 2 और 4 यहाँ आ गए। तो फिर जहाँ 2 है वहाँ शांति है, यानी सा सा सा। जहाँ 4 है वहाँ हलचल है, यानी हा। और जहाँ 5 है वहाँ यलगार है, यानी यारा लावा। और सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं, तो सभी स्वर यहाँ हो गए और सभी स्वर यहाँ हो गए। ये अल्प प्राण और महाप्राण का जो डिवीज़न है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें जो हैं, मेहनत आपको समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके काम की चीज़ें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन बना रहेगा। चलें आगे चलते हैं। अगला जो डिवीज़न है व्यंजन का,
चौथे नंबर का डिवीजन है उच्चारण के आधार पर। अगला डिवीजन जो है उच्चारण के आधार पर, यानी चौथा जो डिवीजन है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया उनको हम देखते हैं। तो कुल 8 प्रकार हैं। उच्चारण के आधार पर कितने? कुल 8 प्रकार हैं। तो पहले प्रकार की अगर बात करें तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 16। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 है। अब इस 16 व्यंजन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। का, खा, गा, घा, फिर टा, ठा, डा, ढा, अगला ता, था, दा, धा, पा, फा, वा, भा। ये 16 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन है। इसी के साथ साथ दूसरा जो है वर्गीकरण है इसका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कैसे व्यंजन? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है चा, छा, जा, झा, यानी इनकी संख्या 4 है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो हो गया आपका, अगर हम बात करें नासिक व्यंजन। कौन से व्यंजन? नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। अब नासिक व्यंजन जो है वो समझ लें कि वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं, वर्ग के पंचम वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण कौन से होंगे? यानी जितने यंगा हैं ये और अंतिम वर्ण हैं जो वर्गों के वो रहेंगे, पंचम वर्ण हो गए। अब देखो ये जो तीनों डिवीजन है ये आपको समझना है। जो हमारे स्पर्शी व्यंजन थे 25, उनको बांट दिया 3 भागों में। 16 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, 16 4 20 और 5 ये हो गए 25। इनको आपको याद रखना है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और नासिक व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये चा, छा, जा, झा यहाँ निकल गए तो ये स्पर्श संघर्षी और ये नासिक है, तो ये आपको याद रखना। 3 डिवीजन हो गया। बाकी जो डिवीजन हम पहले भी देखे हैं, हमने साधारण वर्गीकरण जो देखा था उसमें हमने पढ़ा था, वो देखें संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन में हमने कौन कौन से पढ़े थे? तो सा, शा, सा, हा, संघर्षी व्यंजन हो गए। अगला वर्गीकरण देखते हैं तो संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन, संघर्षहीन या वा, ये 2 व्यंजन वर्ण हैं जो संघर्षहीन वर्ण हैं। यहाँ आपको नोट करना है कि ये जो संघर्षहीन है यही कहलाते हैं आपके अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अब देखो या वा तो यहाँ आ गए, अब कौन बचा अपना? रा और ला भी तो बचा है। तो रा और ला को अलग से नाम दिया गया है, उनको देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं रा की। तो ये प्रकंपित, कैसा वर्ण है? प्रकंपित, प्रकंपित या इसी को कहते हैं लुंठित। प्रकंपित या लुंठित जो वर्ण है वो हो गया रा। अगला वर्गीकरण बात करें 7वां पार्श्विक। पार्श्विक की बात करें तो पार्श्विक जो है वो ला हो गया, पार्श्विक ला हो गया। अब इसके अलावा 8वां जो डिवीजन है उसकी बात भी करें, 2 वर्ण हमारे और रह जाते हैं उच्छिप्त या इन्हीं को कहते हैं ताड़नजात, इन्हीं को क्या कहते हैं? ताड़नजात। और इन्हीं वर्ण को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। अब ये द्विगुण व्यंजन क्या है? ये डा और ये जो रहे द्विगुण व्यंजन है। तो ये हुआ उच्चारण के आधार पर वर्गों का डिवीजन। अब देखो उच्चारण के आधार पर वर्गों का डिवीजन इनको कैसे याद रखें। यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, जो हमारे 25 वर्ण थे उन्हें 3 भागों में बांटा, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और नासिक व्यंजन। ये आपको डिवीजन तैयार हो गया। फिर संघर्षी व्यंजन, ये पहले से हम जानते थे, जिन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। फिर संघर्षहीन व्यंजन या और वा जो अर्धस्वर कहलाते हैं। प्रकंपित,
प्रकंपित में देखो यहाँ याद कैसे रख सकते हैं, देखो जिसमें नीचे रा लगा है, जिसमें नीचे रा लगा है वहाँ ला है, ठीक, वहाँ रा है, ठीक, जहाँ नीचे रा वहाँ रा। और दूसरी चीज जहाँ ला है वहाँ ला नहीं है, जहाँ ला है वहाँ ला नहीं, ये भूल जाते हैं बार बार, क्योंकि ये हम याद कर लेते हैं बार बार भूल जाते हैं, तो इसलिए इसको आप ऐसे ढंग, जहाँ नीचे रा है उधर रा है, जहाँ ला है वहाँ ला नहीं है, यानी लुंठित में ला नहीं है, लुंठित में क्या ला नहीं है, तो पार्श्विक में ला है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी ये ताड़नजात वगैरह आपको याद हो जाएंगे। यहाँ अर्ध स्वर, प्रकंपित और पार्श्विक को विशेष रूप से आप याद रखें। ये स्पर्श संघर्षी को याद रखें, जो भूलने की संभावना रहती है। बाकी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, बाकी चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। अगला जो डिवीजन है बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे अक्सर बहुत सारे प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। अगला जो है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, मान लो है तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? व्यंजन की बात। स्वर का डिवीजन तो हम पढ़ चुके स्वर में, तो यहाँ व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन को देखते हैं, फिर स्वर को भी समझ लेंगे, यहाँ दोनों को एक साथ समझ लेंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये कुल उच्चारण स्थान कितने हैं? 10 हैं, यानी इन 10 भागों में बांटा गया। अरे 10 संख्या सुन के घबराइए मत, ये आपको याद हो जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, यही याद हो जाएंगे। तो पहले हम इनको क्रम संख्या, स्थान और उच्चारण स्थान का नाम और कौन कौन से वर्ण शामिल है कौन कौन से वर्ण शामिल। तो पहले उच्चारण स्थान देखो, अभी अपनी संरचना समझनी है आपके, मुख के अंदर से संरचना समझनी है, मुख के अंदर से संरचना आपको मनुष्य की समझनी है, उसको ध्यान रखना है, उसको आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मुख से जैसे ही चलते हैं तो कंठ की बात कर देते हैं। तो पहला उच्चारण स्थान हम ले लेते हैं कंठ, यानी गला। तो इसका नाम कंठ वर्ण भी कहते हैं। कैसे वर्ण? कंठ वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ अगर वर्ण की बात करें तो यहाँ देखो शुरुआत यहीं से हो रही है, तो स्वर को भी यहीं अगर लिखना चाहें तो आ और आ कंठ से, यानी पहले ही है, और यही हो जाएगा आपका पहला वर्गीय वर्ण, यानी पहला वर्ग, यानी का वर्ग। तो पहला का वर्ग हो गया, और इसी से उच्चारण स्थान है आपका विसर्ग का, विसर्ग। दूसरे वर्ग की बात करें तो तालु। अब कंठ से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो मुख के अंदर जो हिस्सा है, ये हिस्सा जहाँ जीभ ऊपर छुपती है, जीभ को उठा के देखें तो ये तालु वाला जो हिस्सा है, मुख के अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये तालु वाला हिस्सा है। तो जो तालु वाला हिस्सा है जहाँ जीभ टच होती है ऊपर, वो कहलाता है आपका तालव्य, तालव्य वर्ण कहलाएंगे। अब यहाँ आ हो गया, तो यहाँ ऊपर और बढ़ते हैं ई ई हो गया। तो दूसरा वर्ग जो है वो हमारा चा वर्ग है, दूसरा चा वर्ग है, इसको याद रखेंगे। अभी और वर्ण को शामिल करेंगे, पहले जो हम उतना समझा उतना समझिए, फिर देखते हैं। फिर मूर्धा, अगला तालु से बाहर थोड़ा आएंगे, दांत जहाँ फंसे रहते हैं तो मूर्धा, तो ऐसे वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। देखो कुछ होंगे आप में से विद्यार्थी जिनने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी होंगी, फिर भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और अगर आपको स्पीड अगर स्लो लग रही किसी को, तो वो स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर सुन सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ जिनने पहले कभी नहीं पढ़ा उनको भी चीज़ें समझ में आ जाए। तो मूर्धा, तो मूर्धन्य वर्ण, ऋण या टाप वर्ग को लिया जाता है, तो ये मूर्धन्य हो गया। चौथा जो वर्ग है वहाँ मूर्धा जो है दंत में फंसे रहते हैं। किस में फंसे रहते हैं? यानी दंत की बात करें तो ये वर्ण जो है दंत वर्ण कहलाते हैं। दंत वर्ण में अगर हम बात करें तो ये पर ये हिंदी में उपयोग नहीं होता, पर यहाँ आप समझ लें, तो ये ता वर्ग, ता वर्ग की बात हो गई, तो यहाँ आ जाएगा। फिर ओष्ठ, किसकी बात हो रही है? ओष्ठ, तो ये वर्ण जो है ओष्ठव वर्ण कहलाते हैं, ओष्ठव वर्ण कहलाते हैं। तो ओ ये हो गए, और ये पा वर्ग, पा वर्ग हो गया।
देखो यहाँ आप याद भी करते चलें, अभी चूंकि 5 वर्ग और हैं, इनको पहले हम आपको याद करा देते हैं। तो पहला कंठ था, तो कंठ में आ, फिर का वर्ग यानी पहला वर्ग का, चा, टा, ता, पा। लाइन से याद रखें, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद यहाँ आएगा मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद बाहर ओष्ठ। तो याद रखें कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो यहाँ का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, आ ई रिर लिर उ, इसको ऐसे याद रखेंगे। अब हमारे रह गए हैं अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो यहीं आपको डालने हैं अंतःस्थ वर्ण और यहीं आपको डालने हैं ऊष्म वर्ण, इसलिए मैं अलग रंग से इनको उपयोग कर रहे हैं। तो यहीं हम डालेंगे या, रा और ला, या, रा, ला, इनको हमने डाल दिया। या, रा, ला, यानी आपको पहला वर्ग छोड़ देना है और यहाँ छोड़ देना। इन 5 वर्गों में से प्रथम और अंतिम छोड़ दें। तो तालु मूर्धा दंत में या, रा, ला, यहाँ लाइन से आ गए। या, रा, ला के बाद अगर हम अगले वर्ण की बात करें तो ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें तो शा, सा और ये सा हमने यहीं डाल दिया। यहाँ इसमें भी पहला और लास्ट हमें छोड़ना है। इनको आप इसी ढंग से याद रखेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें वर्गों को डालना। अब अगले जो हैं थोड़े स्पेशल जो हो जाते हैं वर्ण इसी में उच्चारण स्थान में, उनको हम थोड़ा अलग ढंग से पढ़ते हैं। छठवां जो वर्ण है वो नासिका से उच्चारित होने वाले, यानी हवा जो है मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। तो ऐसे वर्ण जो हैं वो नासिक वर्ण कहलाते हैं। नासिक वर्ण कहलाते हैं। तो नासिक वर्ण में जो है अंग की बिंदी जो है वो निकलता है। फिर बात करें अब 2 वर्णों के मेल से, आपने जो जब हम वर्णमाला शुरू से पढ़ा रहे थे तो आपने पढ़ा था कि आ प्लस ई मिलकर बनता है ए, आ प्लस ई मिलकर ए बनता है। और आ का उच्चारण स्थान देख रहे हैं आप, कंठ है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो ये कंठ प्लस तालु दोनों मिल गए, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु नहीं हो जाएगा क्या? तो यहाँ आपको लिखना है कि कंठ और तालु दोनों से एक साथ जो निकलते हैं वो वर्ण कहलाते हैं आपके कंठ तालव्य। वही कंठ तालव्य वर्ण की बात करें तो ए और ऐ ये 2 वर्ण हैं, कंठ तालव्य वर्ण हो गए। अगला 8वां डिवीजन फिर पढ़ा था हमने वहाँ आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ऊ बराबर ओ। किस में पढ़ रहे थे हम? गुण स्वर में पढ़ रहे थे। ये दोनों कैसे स्वर हैं? गुण स्वर हैं। तो ये है आ का उच्चारण स्थान, देखें आप कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब कंठ प्लस ओष्ठ, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ नहीं हो जाएगा, तो वही तो हमें लिखना है कंठ प्लस ओष्ठ। कितना सिंपल है ये, आसानी से आपको याद हो जाएगा। कंठ कंठोष्ठव, कंठोष्ठव ये कंठोष्ठ है। तो कंठोष्ठ की बात करें तो ये हो गए ओ और औ, ओ और औ कंठोष्ठ हो गए। अब देखो यहाँ हम फिर वर्ण का लिख और देते हैं। तो या, रा, ला ले लिया, सा, सा, शा ले लिया। अब बचा क्या है? यहाँ ओआ बचा है, यहाँ ओआ बचा है और हा बचा, यानी हमारे पास 2 वर्ण अभी ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। अब उन 2 वर्णों की बात करें तो एक ओआ बचा है और दूसरा वर्ण बचा है हमारे लिए हा, वा और हा। अब इन वा और हा के लिए भी हमारे उच्चारण स्थान अलग हो जाते हैं। तो वा का जो स्थान उच्चारण स्थान है, देखो यहाँ या, रा, ला। अब वा कहाँ आना चाहिए? कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आना चाहिए इसके बाद। तो इसके बाद जब ये वा आएगा तो दंत और ओष्ठ तक पहुँचा नहीं है, तो दंत और ओष्ठ के बीच में फंस गया। तो वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। यानी हिंदी जो है बहुत ही साइंटिफिक भाषा है। तो दंतोष्ठ हो गया, तो दंतोष्ठ ओआ हो गया। अब ये यहाँ से जो कंठ के नीचे एक और उच्चारण स्थान होता है, जैसे छोटी जीभ, जब आ करके देखेंगे आपको तो कंपन करती हुई एक जीभ मिलेगी जिसे कहा जाता है स्वर यंत्र, यानी जहाँ से हमारी आवाज़ जो निकलती है
उस स्वर यंत्र की बात करें तो वो स्वर यंत्र है, उसी स्वर यंत्र को अलीजीवा कहते हैं। उसी स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? अलीजिह्वा। और इसी अलीजिह्वा से उच्चारण स्थान होता है हा का। किसका उच्चारण स्थान होता है? हा का। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर आपके वर्गों के उच्चारण स्थान हो गए व्यंजनों। देखो फिर से समझ लेते हैं। पहला उच्चारण स्थान जो था कंठ, कंठ से आ स्वर की बात कर लें तो तालु ई, मूर्धा रिर, लिर, यानी लाइन से यहाँ चलेंगे और हम वर्ग देखेंगे। कंठ पहला वर्ग है तो पहला वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी पहला ही उच्चारण स्थान है। तालु पहला दूसरा वर्ग है तो चा वर्ग, मूर्धा टा वर्ग। तो ये लाइन से आपको याद रखने, आपकी संरचना है। मुख के अंदर जब झांक के देखेंगे तो उच्चारण स्थान आपको याद हो गए होंगे। और फिर पहला वर्ग और अंतिम वर्ग छोड़ेंगे तो या रा, ला को आप रखें और इधर आप सा और सा को रखें तो ये आपको उच्चारण स्थान हो जाएंगे। नासिका अंग बिंदी जो है वो नासिका से हो जाएगा। अब आ और ई मिलकर बना है, सिंपल मिलके बना है ए, तो कंठ तालु हो गया ए आई। आ और ऊ से मिलकर बना है ओ, तो कंठ और ओष्ठ से हो गया कंठोष्ठ से हो गया ओ औ। दंत ओष्ठ यानी वा यहीं आएगा कहीं, वा तक तो पहुंचा नहीं है, तो दंत और ओष्ठ के बीच में, तो दंतोष्ठ से वा हो गया। यानी उच्चारण स्थान जो स्वर यंत्र है वहाँ से हा का उच्चारण स्थान होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये आसानी से तैयार हो गए होंगे। तो अभी हमने जो डिवीजन देखा, स्वर का देखा, व्यंजन का देखा, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम वर्ण पे चर्चा कर लेते हैं कि हमारे कुल वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। अगर हम वर्ण की बात करें, अभी जो हम क्लास पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हिंदी वर्णमाला, वर्ण विचार पे चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जानने से पहले हमें कुछ अन्य वर्ण भी जानने होंगे जो हमने अभी तक उनकी बात नहीं की। अब अन्य वर्ण की बात करें, स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, पर अंग और आहा को हमने किसी में शामिल नहीं किया, ना तो स्वर में शामिल किया ना व्यंजन में शामिल किया। तो जो अन्य वर्ण हैं, इसके स्वर और व्यंजन के अलावा भी कुछ वर्ण हैं, तो अन्य वर्ण, अन्य वर्ण में हम बात करेंगे अयोगवाह की। किसकी बात करेंगे? अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या है 2, अंग और आहा। अंग जो हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे, अनुस्वार। और विसर्ग को क्या बोलते हैं? विसर्ग का दूसरा नाम, आहा का दूसरा नाम विसर्ग है। आहा का दूसरा नाम क्या है? विसर्ग है। ये आपको याद रखना है। अब इनके अलावा भी क्या कोई और वर्ण बचे? हाँ बचे हैं वर्णमाला में, क्योंकि वर्णमाला हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे, छत्रज्ञ भी पढ़ते हैं। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। तो हाँ, संयुक्ताक्षर की भी चर्चा कर लेते हैं। इनकी संख्या 4 है। की संख्या 4 है। छत्रज्ञ, आप कहेंगे कि यही है, तो फिर हम श्रीमान श्रीमती भी तो लिखते हैं, तो ये भी हमारा रहा। तो अब बात कर लेते हैं, अब इनका जो निर्माण है कैसे होता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कैसे बना है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूँ कि ए वर्ण जो है दो व्यंजन और एक स्वर के मेल से बनते हैं। 2 व्यंजन और एक स्वर के मेल से बनते हैं। यानी ये जो है का और सा। अब ये व्यंजन कैसे होंगे? हलंत कर दिया तो ये 2 व्यंजन हो गए, और इसी में अगर हम आ शामिल कर दें तो ये बन जाएगा। अगर इसको हम और दूसरे रूप में लिखना चाहें तो का प्लस सा, यानी इस सा में हम आ की मात्रा शामिल कर दें तो ये सा पूरा हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, कई बार ये दोनों हलंत लग के आ जाएं तो वो गलत होगा। जिसमें दूसरा वर्ण जो है हलंत नहीं होगा वही सही होगा। इस हलंत का भी विशेष महत्व है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ता और रा, फिर इसमें शामिल क्या है? आ शामिल है, तो ये ता और रा, इसमें आ शामिल कर दिया हमने। इसमें हलंत था तो ये आ इधर आ गया था, इसमें आ शामिल हो गया तो ये हलंत हट गया इसका। और जो बना है जा और इंगा से बना है, जा और इंगा से बना है, तो ये हो गया। तो यहाँ अगर आ शामिल कर दें इसमें
तो ये हो जाएगा जा और ईंगा। अब श्री की बात करें तो ये बना है आपका सा प्लस रा से, इसमें आ की मात्रा है, अगर इसको शामिल कर दें तो ये सा और रा हो जाएगा। आपको इसी रूप में इनको याद रखना है। इन वर्णों के अलावा अभी हम जो पढ़ रहे थे तो उनमें हमने ताड़न जात वर्ण भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ताड़न जात, ताड़न जात यानी उच्छिप्त वर्ण पढ़े, ताड़न जात या उच्छिप्त वर्ण पढ़े। तो ताड़न जात उपक्षिप्त वर्ण में भी हमने 2 संख्या पढ़ी है, ये ईणा और ये णा, ये दोनों पढ़े हैं, तो ये वर्ण हो गए। उसके बाद ये हमारे कुछ वर्ण हो गए, कुछ वर्ण इनके साथ साथ अब बात आ जाती है वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या पे चर्चा करेंगे, तो कुछ वर्ण और हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। एक विदेशी स्वर की बात करें, अगर हम विदेशी स्वर जो हिंदी में उपयोग जिसका किया जाता है, जिसे आगत स्वर भी कहते हैं, विदेशी स्वर या आगत स्वर भी कहते हैं, जो हॉस्पिटल या डॉक्टर वगैरह लिखते हैं, यानी उस मात्रा की बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ विदेशी वर्ण हैं जिन्हें भी शामिल किया गया है, तो उन विदेशी वर्ण पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो विदेशी वर्णों की संख्या 5 है, लेकिन जो हमें मान्यता दी गई है हमारे संविधान के अनुसार, हमारी हिंदी की जो मानक भाषा है उसमें विदेशी वर्ण को 4 को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? 4 को ही शामिल किया गया। एक वर्ण तो आपका यही रहा, और बाकी जो वर्ण हैं उनकी भी बात करें तो खम जम फम किसे शामिल किया गया है? खम जम और फम, यहाँ ये बिंदी लगी है। इसके अलावा अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें जो शामिल किया गया है कम और गम, इनको भी शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। पर ये हिंदी में जो है वो इन्हें ही मान्यता दी गई है। तो विदेशी वर्ण, आगत स्वर ये भी विदेशी स्वर है, ये तो 4 हो गए विदेशी वर्ण। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या पे बात कर लें। वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या सबसे पहले हमने हिंदी वर्णमाला में जब क्लास प्रारंभ की थी तो सबसे पहले क्या पढ़ा था बताइए आप कमेंट करके? स्वर पढ़े थे। तो स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11। स्वर के बाद हमने क्या पढ़ा? व्यंजन पढ़ा था। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। तो अगर हम बात करें इन दोनों को जोड़ दें तो ये 44। 44 क्या हो गए? यही जो है मूल वर्ण हो गए हमारे। क्या हो गए? मूल वर्ण। यही मूल वर्ण को हम कहते हैं साधारण वर्ण। मूल वर्ण को क्या कहते हैं? साधारण वर्ण भी कहा जाता है। अब इस मूल वर्ण में अगर हम शामिल कर लें अयोगवाह को, अयोगवाह यानी अंग और आहा की बात कर रहे हैं, यानी अनुस्वार और विसर्ग की बात कर रहे हैं, 2 अक्षर जो हैं उनको शामिल कर लें। फिर छत्रज्ञा और श्री की अगर हम शामिल करें तो संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर की संख्या हमने कितनी पढ़ी? 4 पढ़ी, उन्हें हमने शामिल कर लिया। उसके बाद हमने ताड़नजात जो वर्ण थे उनको अगर हम शामिल करें तो उनको शामिल कर लिया, तो उनकी संख्या 2 थी। अगर हम इन सब को अगर जोड़ देते हैं, 4 2 6 2 8, 8 4 12, 2 और ये 5, 52। ये 52 जो हैं अगर इनकी बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हो गए। कुल वर्ण, कुल वर्ण। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 रहेगी। लेकिन अगर इसमें हम विदेशी वर्ण जो अभी हमने पढ़े थे, विदेशी वर्ण यानी आगत स्वर की बात करें, विदेशी वर्ण, अब विदेशी वर्ण जो है 4 को शामिल किया गया है। अब उन 4 को अगर हम देखना चाहें तो ये आगत स्वर जो है इसको और शामिल किया गया है खम जम और फम, इनको शामिल किया गया है। अब इनको शामिल करने पर अगर हम संख्या जोड़ें तो 56 हो जाती है, और ये हमारे हिंदी वर्णमाला के मानक वर्ण हो जाएंगे। कैसे वर्ण हो जाएंगे? मानक वर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ आपको प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न यहाँ आपके मन में आ गए होंगे। देखो, पहला स्वरों की संख्या पूछें तो 11, व्यंजन की संख्या तो 33, अगर मूल वर्ण वाला या साधारण वर्ण पूछे जाएँ तो 44, अगर कुल वर्णों का प्रश्न आए तो 52, और मानक वर्ण का अगर प्रश्न आए
तो आपको 56 पर टिक करना है, 56 ही ऑप्शन हमारा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है डिटेल में समझ में आ गया होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो चीज़ें आपको बताई हैं सारी चीज़ें, वो आपको ऐसा डिवीज़न हर जगह हर बुक्स में कहीं मिलेगा नहीं एक साथ। और इससे जो है सारी चीज़ें आपके स्वर और व्यंजन को लेकर सारे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो इन्हीं चैप्टर पे स्वर और व्यंजन के क्वेश्चन को लेकर होगी, यानी प्रश्न श्रृंखला को लेकर हम आएंगे जो आपको प्रश्न करने होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, तो उम्मीद करते हैं तो लाइक करें वीडियो को। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपकी जो डाउट हैं उनको क्लियर किया जा सके। उसके लिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे उनकी PDF आपको वहां प्राप्त हो सके। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें आपके काम की रहेंगी। धन्यवाद।